आज की कहानी है जनता पर आई संकट की घड़ी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जब से यह इस अस्पताल में है, मरीज और उसके परिजनों से घिरा शोरगुल सुनते सुनते थक जाता है। किसी को बेड नहीं मिल रहा तो किसी को दवा नहीं मिल रही। ऑक्सीजन का अलग अकाल है। बात तो सही है, जिसके परिजन यहाँ या जिस मरीज को जो तकलीफ होगी यहाँ नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा। मगर वह भी किसको देखे किसको ना देखे, किसी को अनदेखा भी तो नहीं किया जा सकता। बस किसी तरह अपनी झल्लाहट को दबा सभी को आश्वासन देना होता है। किसी को यह समझने की फुर्सत नहीं कि यहाँ पीपीई किट पहनने किस नरक से गुजरना होता है। इसे पहने पंखे के नीचे खड़े रहो तो पता ही नहीं चलता कि पंखा चल भी रहा है या नहीं। और यहाँ सभी को अपनी अपनी ही पड़ी है। ठीक है कि सरकारी अस्पताल है और यहाँ मुसीबत में हरी बीमारी की वक्त ही लोग आते हैं। और ना यहाँ तो ऑक्सीजन है और ना ही दवा है। लेकिन किसी को कहो कि मरीज के लिए दवा बाहर से खरीदनी होगी या ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा तो वह पहली नज़र में ऐसे देखता है मानो उसी ने अस्पताल से दवाएं या ऑक्सीजन गायब करवा दिया हो या वही उसकी ब्लैक मार्केटिंग करवा रहा हो। ऐसी खबरें अखबारों और सोशल मीडिया में तैयार भी है। मगर फिर भी ऐसे में एक डॉक्टर करे तो क्या उसका काम मरीजों का इलाज करना है, न कि ब्लैक मार्केटियों को पकड़ना या सुव्यवस्था कायम करना है। आखिर किस समाज में अच्छे बुरे लोग नहीं होते। फिर भी दवाएं ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था करा भी दे तो ऐसे देखेंगे मानो उसी पर एहसान कर रहे हो। सेकंड शिफ्ट में आई नर्स मीना के साथ वह वार्ड का एक चक्कर लगा वापस लौटा। थोड़ी देर बाद उसने उससे पूछा, डॉक्टर भानु आए कि नहीं? सर, उन्होंने फ़ोन किया था कि थोड़ी देर में बस पहुंचने ही वाले हैं। देखो, मैं अभी निकल रहा हूं। 10 घंटे से यहाँ लगा हूं। अगर और रुका तो मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है सर, मैं आपकी हालत देख रही हूं। आप घर जाइए। उसने सावधानी से पहले पीपीई किट्स को और उसके बाद अपने गाउन और दस्ताने को खोला। इन्हें खोलते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से बाहर निकला हो। इसके बाद उसने स्वयं को सैनिटाइज करना शुरू किया। वहां से बाहर निकलकर अपनी कार के पास आया। वहां थोड़ी भीड़ कम थी। फिर भी उसने मास्क हटा, जोर से सांस खींचा, फेफड़ों में हवा भरी। विगत समय के डॉक्टर यही तो गलती करते थे कि अपने कमरे में जाकर गाउन दस्ताने के साथ मास्क को भी हटा लेते थे, जबकि वहाँ के वातावरण में वायरस तो होता ही था जो उन्हें अपनी चपेट में ले लेता था। कार को सावधानी के साथ चलाते हुए वह मुख्य मार्ग पर आया। हालांकि शाम 7 बजे से लॉकडाउन है, फिर भी कुछ दुकानें खुली हैं और लोग चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। कब समझेंगे ये लोग कि वे किस खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। वह बुदबुदाया। भयानक हो रहे हालात, प्रशासन की चेतावनी और सख्ती से बावजूद परिस्थितियों को समझ नहीं रहे हैं ये लोग। अपने घर के पास पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। उसने हॉर्न बजाकर ही अपने आने की सूचना दी। घर का दरवाजा खुला था और 2.5 वर्ष का बेटा नीरज बरामदे में ही खेल रहा था। पापा आ गए मम्मी कहते हुए वह दौड़कर गेट तक आ गया था। मीरा घर से बाहर निकली और गेट को पूरी तरह से खोल दिया था। उसने सावधानी से कार को घर के सामने पार किया। तब तक नीरज कार के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। उसके कार के उतरते ही वह उससे चिपक पड़ा तो उसने उसे जोर से ढकेला और चिल्लाने लगा,
मीरा, तुम्हें अकल नहीं है जो बच्चे को इस तरह खुले में छोड़ दिया। मैं अस्पताल से आ रहा हूँ और यह मुझसे चिपक रहा है। दिन भर घर में टेलीविज़न पर सीरियल देखती रहती हो। तुम्हें क्या पता कि वहाँ क्या चल रहा है। हमेशा जान जोखिम में डालकर काम करना होता है वहाँ। संभालो नीरज को। और बाथरूम में गीजर ऑन किया है कि नहीं, कि मुझे ही वहाँ जाकर उसे ऑन करना होगा। कहाँ का गुस्सा कहाँ उतारते हो। धक्का खाकर गिरे बेटे को उठाते हुए मीरा बोली, यह बच्चा क्या समझेगा कि बाहर क्या चल रहा है। प्ले स्कूल भी बंद है, घर में बंद बंद बच्चा आखिर करे क्या। बाथरूम में जाकर उसने अपने सारे कपड़े उतारकर एक टब में छोड़ दिया। फिर इस गर्मी में भी पानी के गर्म फव्वारे से साबुन लगाकर स्नान करने लगा। नहा धोकर जब वह बाहर आया तो उसे कुछ चैन मिला। एक कोने में उसकी नज़र पड़ी तो देखा कि नीरज अभी तक सुबक रहा था। वह उसकी उपेक्षा कर अपने कमरे में चला तो गया, मगर उसे गलान सी महसूस हो रही थी। बच्चे को उसे इस तरह ढकेलना नहीं चाहिए था। मगर क्या उसने गलत किया। अस्पताल के परिसर में दिन भर कार खड़ी थी। वह खुद कोरोना पेशेंटों से जूझ कर आया था। कितनी भी सावधानी रख लो, इस वायरस का क्या ठिकाना कि कहाँ छुपकर चिपका बैठा हो। वह तो उसने उसी के भले के लिए उसे किनारे किया था। नहीं, किनारे नहीं किया था, बल्कि उसे ढकेल दिया था। जो भी हो, उसने उसके भले के लिए ही तो ऐसा किया था। अस्पताल से आने के बाद उसका दिमाग कहाँ सही रहता है। कोई बात नहीं, वह उसे मना लेगा। बच्चा है, मान जाएगा। इसी प्रकार के तर्क वितर्क उसके दिमाग में चलते रहे। वह ड्राइंग रूम में आया। मीरा उसके लिए ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता रख गई। 12 साल की बेटी मीनू से आकर बस देखकर चली गई और वह वहाँ अकेला ही बैठा रहा। फिर वह उठा और नीरज को गोद में उठा लाया। पहले तो वह रोया मचला और उसकी गिरफ्तार से भाग छूटने की कोशिश करने लगा। अतः वह उसकी बाहों में मुंह छुपाकर रोने लगा। मीरा उसे चुपचाप देखती रही। उसका मुंह सूजा हुआ था। रोज की तो यही हालत है। वह क्या करे, कहाँ जाए। उसकी इसी तुनक मिजाजी की वजह से उसने अपनी स्कूल की लगी लगाई नौकरी छोड़ दी थी और उन्हें लगता है कि मैं घर में बैठी मटर गश्ती करती हूँ। उसने मीरा को आवाज़ दी तो वह आकर दूसरे कोने में बैठ गई। तुम मुझे समझने की कोशिश करो। उसी ने चुप्पी तोड़ी। बाहर का वातावरण इतना जहरीला है तो अस्पताल का कैसा होगा, इस पर विचार करो। वहाँ से कब बुलावा आ जाए कौन जानता है। दूसरे लोग भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। मीरा बोली, मगर वे अपने बच्चों को नहीं मारते और ना ही घर में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब मुझे माफ़ भी कर दो बाबा। वह बोला, अभी अस्पताल की क्या स्थिति है तुम क्या जानो। रोज़ लोगों को अपने सामने दवा या ऑक्सीजन की कमी में मरते देखता हूँ। उन रोते बिलखते छटपटाते परिजनों को देख मेरी क्या हालत होती है, इसे समझने का प्रयास करो। और ऐसे में जब तुम लोगों का ध्यान आता है तो घबरा जाता हूँ। मैंने कब कहा कि आप परेशान नहीं हैं, तभी तो इस घर को संभाले यहाँ पड़ी रहती हूँ। फिर भी आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे क्या कि नन्हे बच्चों पर गुस्सा उतारने लगे। मीरा वहाँ से उठी और एक बड़ा सा चॉकलेट लाकर उसे छिपा कर देते हुए बोली, ये लीजिए और नीरज को यह कहते हुए दीजिए कि आप खास उसके लिए ही लाए हैं। बच्चा है, खुश हो जाएगा। मीरा की तकरीब काम कर गई थी।
उसके हाथ से चॉकलेट लेकर नीरज बहल गया था। पहले उसने चॉकलेट के टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा पापा मम्मी के मुंह में डाला, फिर एक टुकड़ा बहन को देने चला गया। फिर पापा के पास आकर उसकी बालसुलभ बातें शुरू हो गई। वह उसे हाँ हूँ में जवाब देता रहा। उसने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे और उस पर थकान और नींद हावी हो रही थी। अचानक नीरज ने उसे हिलाया और कहने लगा, अरे आप तो सो रहे हैं, मम्मी मम्मी पापा सो रहे हैं। मीरा किचन से निकलकर उसके पास आई और बोली, आप बुरी तरह थके हैं, शायद इसलिए आपको नींद आ रही है। मैं खाना निकालती हूँ, आप खाना खाकर सो जाइए। डाइनिंग टेबल तक वह किसी प्रकार गया। मीरा ने खाना निकाल दिया था। किसी प्रकार उसने खाना खत्म किया और वापस कमरे में आकर अपने बेड पर लेटा। नीरज उसके पीछे पीछे आ गया था। उसे मीरा यह कहते हुए अपने साथ ले गई कि पापा काफ़ी थके हैं, उन्हें सोने दो। सचमुच थकान तो थी ही, मगर अब चारों तरफ शांति है तो उसे नींद क्यों नहीं आ रही। वह उसी अस्पताल में क्यों घूम रहा है जहां हाहाकार मचा है। कोई दवा मांग रहा है तो किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बाहर किसी ज़रूरतमंद मरीज के लिए उसके परिवार वाले एक अदद बेड के लिए गुहार लगा रहे हैं, घिघिया रहे हैं और वे विवश होकर खड़े हैं। दृश्य बदलता है तो बाहर कोई सरकार को तो कोई व्यवस्था को कोस रहा है। कैसे कैसे बोल रहे हैं इनके ये लालची डॉक्टर, इनका कभी भला नहीं होगा। इस अस्पताल के बेड के लिए भी पैसा मांगते हैं। सारी दवाएं बाजार में बेचकर कहते हैं कि बाजार से खरीद लाओ और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी बाजार में दौड़ो। क्या करेंगे इतना पैसा कमाकर? मरने के बाद ऊपर ले जाएंगे क्या? इनके बच्चे कैसे अच्छे होंगे जब ये कुकर्म कर रहे हैं। नीरज नीरज, मीनू कहाँ हो तुम? वह चिल्लाया तो मीरा भागी भागी आई। क्या हुआ जी, क्यों घबराए हुए हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? वह बुरी तरह पसीने से भीगा थर थर कांप रहा था। मीनू और नीरज भयभीत नजरों से उसे देख रहे थे। वह नीरज को गोद में खींचकर रोने लगा था। बेटी मीनू का हाथ उसके हाथ में था। मीरा उसे सांत्वना दे रही थी। चिंता मत कीजिए, यह संकट की घड़ी भी टल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा।